नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत नियम है, जेल अपवाद है। बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन सिद्धांत सभी मामलों पर लागू होता है। G4 सदस्य देशों ने कहा है कि सुधारों के बिना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम नहीं है। सरकार ग्लोबल माइनिंग ऑपरेटर्स के माध्यम से कोयला उत्पादन को बढ़ावा देगी। नीति आयोग ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं यानी CSS में सुधार के लिए प्रक्रिया आरंभ की। छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई। भारत में महिला एवं पुरुष 2023 रिपोर्ट जारी की गई। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत नियम है, जेल अपवाद है। बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन सिद्धांत सभी मामलों पर लागू होता है। हाल ही में 2 न्यायाधीशों वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने फैसला सुनाया है कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 जैसे विशेष कानूनों में भी जमानत नियम है, जेल अपवाद है सिद्धांत लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उचित मामलों में जमानत देने से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 में साफ तौर पर कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब बात करते हैं जमानत के लिए कानूनी प्रावधानों की। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 479 में जमानत योग्य अपराधों में जमानत देने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यदि किसी आरोपी व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया है तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। इसके तहत यदि पहली बार अपराध करने वाले किसी व्यक्ति ने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि की 1/3 अवधि को हिरासत में बिता लिया है तो उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा। इसके अलावा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पॉक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जैसे विशेष कानूनों में भी जमानत देने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब जरा नजर डालते हैं जमानत से इनकार करने से जुड़ी उन चिंताओं पर जो भारत जेल सांख्यिकी 2022 में सामने आई हैं। भारतीय जेलों में बंद कुल कैदियों में लगभग 75.8% विचाराधीन कैदी हैं, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। इसके अलावा भारतीय जेलों की ऑक्यूपेंसी रेट 131.4% है, यानी जेलों की औसत क्षमता से 31.4% अधिक कैदी वहां बंद हैं। और यह समस्या केवल संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव सबसे अधिक कमजोर वर्गों पर पड़ रहा है। आंकड़ों के अनुसार जेलों में बंद 60% से अधिक कैदी या तो निरक्षर हैं या कक्षा 10 से नीचे तक की पढ़ाई किए हुए हैं। साथ ही जेलों में मानवीय अधिकारों का भी उल्लंघन हो रहा है, जहां सभी कैदियों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता है। जेलों में सुधार के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं। इनमें प्ली बार्गेनिंग शामिल है, जो अदालत में अभियोजन शुरू होने से पहले प्रतिवादी और अभियोजन पक्ष के बीच एक समझौता है। इसके अलावा ई-जेल सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्यों की अथॉरिटीज को दक्ष तरीके से कैदियों से संबंधित डेटा प्राप्त करने में सहायता मिलती है। 2016 में जारी मॉडल प्रिजन मैनुअल ने विचाराधीन कैदियों को कानूनी संरक्षण और कानूनी सहायता जैसी सुविधाएं प्रदान करने के दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। साथ ही 2023 में लागू हुआ मॉडल जेल अधिनियम कैदियों के पुनर्वास और उन्हें कानून का पालन करने वाले नागरिक बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। G4 सदस्य देशों ने कहा है कि सुधारों के बिना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम नहीं है। G4 राष्ट्रों की ओर से भारत ने जोर देकर कहा कि उग्रवाद, साइबर सुरक्षा खतरे जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए UNSC में सुधार आवश्यक है। G4 राष्ट्र यानी ग्रुप ऑफ 4 रिजोल्यूशन में जापान, ब्राजील, जर्मनी और भारत शामिल है। ये सभी UNSC के स्थायी सदस्य बनने के इच्छुक हैं। हालांकि G4 समूह ने UNSC की सदस्य संख्या 15 से बढ़ाकर 25 करने का प्रस्ताव दिया है। इनमें 6 नए स्थायी सदस्य और 4 नए अस्थायी सदस्य शामिल हैं। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के बारे में समझते हैं। इसे 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र
के 6 प्रमुख अंगों में शामिल है। इसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में यूएनएससी में 15 सदस्य शामिल हैं। इनमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। वहीं यूएनएससी के स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत को समझते हैं। पहला कारण है सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों का सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में प्रतिनिधित्व नहीं है। साथ ही इसमें एशिया प्रशांत देशों का भी कम प्रतिनिधित्व है। इस ओर दूसरी वजह है घटती विश्वसनीयता। सुरक्षा परिषद संघर्षों को हल करने में विफल रही है, जैसे कि रूस यूक्रेन संघर्ष का जारी रहना। तीसरा कारण है स्वहित आधारित निर्णय लेना। स्थायी सदस्य अपने हितों को पूरा करने के लिए वीटो शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, जैसे कि चीन ने कुछ व्यक्तियों को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने के भारतीय प्रस्तावों पर हमेशा वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है। ऐसे में भारत के लिए इसका महत्व भी काफी ज्यादा है, क्योंकि स्थायी सदस्य के रूप में भारत वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर नीति निर्माण में भारत अपनी भूमिका भी बढ़ा सकता है। खबर के आखिर में सुरक्षा परिषद में सुधार करने के समक्ष चुनौतियों को भी समझते हैं। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन की जरूरत पड़ेगी। G4 और L69 समूह द्वारा प्रस्तावित सुधारों का यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस यानी कॉफी क्लब जैसे समूहों द्वारा विरोध किया जाता रहा है। इसे बेहतर समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि L69 विकासशील देशों का अंतर क्षेत्रीय समूह है और कॉफी क्लब में इटली, पाकिस्तान जैसे देश शामिल है। इसके अलावा अगली चुनौती इस ओर है सुरक्षा परिषद में सुधार पर गठित अंतर सरकारी वार्ता IGN में ठोस प्रगति भी नहीं देखी गई है। तो अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। सरकार ग्लोबल माइनिंग ऑपरेटर्स के माध्यम से कोयला उत्पादन को बढ़ावा देगी। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया लिमिटेड के तहत प्रमुख कोयला खदान परियोजनाओं के लिए ग्लोबल माइनिंग डेवलपर्स कम ऑपरेटर्स यानी MDOs को शामिल करके कोयला खनन में क्रांति लाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी पहल की शुरुआत की है। आपको बता दें कि 2019 में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने कोयले की बिक्री और कोयला खनन गतिविधियों सहित संबंधित प्रसंस्करण अवसंरचना के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति दी थी। ये सभी सुधार कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015, खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 तथा अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अधीन कार्यान्वित किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं माइनिंग डेवलपर्स कम ऑपरेटर्स यानी MDOs की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की। ये खनन पद्धतियों को आधुनिक बनाने और परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए खनन कार्यों में उन्नत तकनीकी क्षमताओं को शामिल करेंगे। इसके अलावा MDOs पुनर्वास और पुनर्स्थापन यानी रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट RNR संबंधी मुद्दों, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का भी प्रबंधन करेंगे। पर्यावरण संबंधी मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ समन्वय भी जरूरी है। इसी के साथ अब बात करते हैं कोयला क्षेत्र में हाल ही में किए गए अन्य सुधारों के बारे में। कंपोजिट लाइसेंसिंग के तहत खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत समग्र पूर्वेक्षण लाइसेंस सह खनन पट्टा यानी कंपोजिट प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज की अनुमति दी गई है। वाणिज्यिक कोयला खनन की बात करें तो 2020 में कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश को चिन्हित करते हुए वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी शुरू की गई थी। अन्य सुधारों की बात करें तो इसमें एकीकृत कोयला लॉजिस्टिक नीति एवं योजना घोषित की गई है तथा कोयला गैसीकरण योजना में निवेश आदि को भी शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीति आयोग ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं CSS में सुधार के लिए प्रक्रिया आरंभ की। नीति आयोग के विकास, निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय यानी DMEO ने भारत सरकार की सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं CSS के मूल्यांकन की प्रक्रिया आरंभ की है। DMEO का गठन 2015 में किया गया था। ये नीति आयोग का एक संलग्न कार्यालय है।
इसका प्रमुख काम नीति आयोग को सौंपे गए निगरानी और मूल्यांकन के कार्य को पूरा करना है। CSS को मूल्यांकन के उद्देश्य से 9 क्षेत्रकों जैसे कृषि व संबद्ध क्षेत्रक, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा आदि में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में। CSS ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें केंद्र सरकार सीधे वित्त पोषित करती है और राज्य या उनकी एजेंसियां लागू करती हैं, भले ही वित्त पोषण का पैटर्न कुछ भी हो। बैजल समिति रिपोर्ट 1987 की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र यानी संघ सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित CSS को केंद्र सरकार लागू करती है, जैसे कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY आदि। इन योजनाओं के लिए वित्त पोषण का एक निश्चित प्रतिशत राज्यों द्वारा वहन किया जाता है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार मौजूदा समय में केंद्र सरकार अपने कुल बजटीय व्यय का लगभग 10.4% वर्तमान में चल रही 75 केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर खर्च करती है। ऐसे में सवाल आता है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं CSS में सुधार की आवश्यकता क्यों है? इसका जवाब है युक्तिकरण। प्रभाव मूल्यांकन के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या में कमी करने या कुछ योजनाओं का विलय करने और उन्हें लंबे समय तक नहीं चलाने के लिए सनसेट क्लॉज तय करने की जरूरत है। इस ओर राज्यों द्वारा उठाई गई कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे कि वित्त पोषण पैटर्न निर्धारित करने में राज्यों के पास लचीलेपन की कमी है। राज्य की योजनाओं के साथ इनकी ओवरलैपिंग होती है और केंद्र सरकार वित्त जारी करने में देरी करती है। खबर के आखिर में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के युक्तिकरण पर मुख्यमंत्रियों के उप समूह द्वारा 2015 में की गई प्रमुख सिफारिशों पर भी एक नजर डालते हैं। पहला है प्राथमिकता। इनके तहत गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रकों या कार्यों या उद्देश्यों और सामाजिक समावेशन से संबंधित योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा है वर्गीकरण। CSS का प्रमुख और वैकल्पिक योजनाओं में वर्गीकरण किया जाना चाहिए। तीसरा है लचीलापन। किसी योजना में 25% आवंटन फ्लैक्सी फंड होना चाहिए। इस फंड को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना चाहिए। और चौथा है निगरानी और मूल्यांकन। राज्यों के एवं केंद्रीय मंत्रालयों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की निगरानी में नीति आयोग का एक समवर्ती क्षेत्राधिकार होना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई। इस वार्ता के दौरान समुद्री क्षेत्र जागरूकता, मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी HADR में समन्वय जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही काउंटर टेररिज्म पर भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक भी आयोजित की गई। ये सहयोग वार्ताएं भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी CSP के महत्वपूर्ण तत्व हैं। अब बात करते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी CSP की। 2020 में दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी 2009 से अपग्रेड कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी CSP का रूप दिया था। यह साझेदारी आपसी समझ, विश्वास, लोकतंत्र और कानून के शासन के साझा मूल्यों पर आधारित है। चलिए ये देखते हैं कि भारत के लिए इस साझेदारी का क्या महत्व है। समुद्री सहयोग की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हिंद प्रशांत क्षेत्र को खुला और समावेशी बनाए रखने के लिए भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल IPOI जैसे कदमों का समर्थन करता है। दोनों देशों ने ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव पार्टनरशिप AIIPOIP जैसी पहल भी शुरू की है। आर्थिक सहयोग के मोर्चे पर 2022 में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA लागू हुआ था। इसके चलते भारत में कम से कम 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। रक्षा सहयोग भी इस साझेदारी का अहम हिस्सा है। दोनों देशों ने पारस्परिक लॉजिस्टिक सहायता समझौते MLSA पर हस्ताक्षर किए हैं और AUSTRA HIND जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास भी आयोजित करते हैं। क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग की बात करें तो दोनों देश G20 विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन IOR, ARC, आसियान क्षेत्रीय मंच क्वाड जैसे संगठनों के सदस्य हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन CCIT 1996 को शीघ्र अपनाए जाने का समर्थन करता रहा है, जिसे भारत ने प्रस्तावित किया था।
बढ़ते हैं आखिरी मुख्य खबर की ओर। भारत में महिला एवं पुरुष 2023 रिपोर्ट जारी की गई। ये इस रिपोर्ट का 25वां संस्करण है। इसे केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने तैयार किया है। यह रिपोर्ट देश में महिलाओं और पुरुषों की स्थिति पर समग्र तस्वीर पेश करती है, साथ ही जनसंख्या, शिक्षा और व्यापक विषयों पर डेटा प्रदान करती है। चलिए सबसे पहले इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या 152.2 करोड़ होने का अनुमान है। इनमें 48.8% महिलाएं होंगी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी में 48.5% महिलाएं थी। इस तरह महिला आबादी अनुपात में मामूली वृद्धि का अनुमान है। लिंगानुपात की बात करें तो 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाने का अनुमान लगाया गया है। देश की कुल आबादी में कामकाजी आयु की आबादी 2011 और 12 की 60.7% से बढ़कर 2036 में 64.9% होने का अनुमान है। इस रिपोर्ट में बताया गया अगला मुख्य बिंदु है स्वास्थ्य, जहां पुरुषों और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2016 से 2020 में 68.6 वर्ष और 71.4 वर्ष थी। इनके 2031 से 36 में बढ़कर 71.2 वर्ष और 74.7 वर्ष हो जाने का अनुमान लगाया गया है। वहीं 2019 से 21 में केवल 8.2% प्रसव ही स्वास्थ्य केंद्रों के बाहर यानी घरों में हुए और बचे हुए सभी प्रसव स्वास्थ्य केंद्रों में हुए हैं। तीसरा मुख्य बिंदु है रोजगार। पुरुषों में श्रम बल भागीदारी दर LFPR 2017 से 2018 की 75.8% से बढ़कर 2022-23 में 78.5% हो गई है। इस अवधि में महिलाओं में श्रम बल भागीदारी दर 23.3% से बढ़कर 37% हो गई है। रिपोर्ट में कुछ अन्य डेटा भी बताए गए हैं, जैसे कि 2019 के आम चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 67.2% था। ऐसा पहली बार हुआ जब महिला मतदान प्रतिशत पुरुष मतदान प्रतिशत से अधिक रहा। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त कुल स्टार्टअप्स में से 47.6% महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारी आज की व्यक्तित्व है मैडम भीकाजी कामा। प्रख्यात क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी मैडम भीकाजी कामा को उनकी पुण्यतिथि पर देश भर में याद किया गया। मैडम भीकाजी कामा एक आदर्श क्रांतिकारी महिला थी। उनका संबंध गुजरात राज्य के नवसारी जिले से था। मैडम भीकाजी कामा विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता की प्रबल समर्थक थीं और वे आज भारतीय क्रांति की जननी के रूप में लोकप्रिय है। उनके योगदानों की बात करें तो उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया और विदेशों में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए वंदे मातरम पत्रिका का पेरिस में संस्करण शुरू किया तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन भी हासिल किया था। 1905 में उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की सहस्थापना की। इस संगठन को भारत मंडल के नाम से भी जाना जाता था। 22 अगस्त 1907 को उन्होंने स्टटगार्ट जर्मनी में पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराया था। इस झंडे को कामा और श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया था। हम मैडम भीकाजी कामा के अदम्य साहस और उनके क्रांतिकारी व्यवहार से दृढ़ विश्वास, साहस, सत्यनिष्ठा, राष्ट्रवाद आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारतीय वायुसेना IAF ने तमिलनाडु के सुलूर एयरबस में तरंग शक्ति अभ्यास का पहला चरण आयोजित किया। यह भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास था। इसका उद्देश्य भारत की रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करना था। हाल ही में एक मैसिव डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज DDoS हमले के चलते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पूर्व में ट्विटर पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के साक्षात्कार में व्यवधान उत्पन्न हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार जहाजों पर भंडारित बेलेस्ट वाटर तटीय क्षेत्रों में विदेशी और आक्रामक प्रजातियों को लाने का एक साधन बन गया है। यह जहाजों के बेलेस्ट टैंकों और कार्गो होल्ड में भंडारित ताजा या खारा जल होता है। जहाज को स्थिरता और गतिशीलता प्रदान करने के लिए इस जल को भंडारित रखा जाता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन का संस्करण 2.0 लॉन्च किया। इस नए एप्लीकेशन में 150 बड़े जलाशयों के साथ साथ 592 बाढ़ निगरानी स्टेशनों की जानकारी भी शामिल की जाएगी।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का पहला सफल परीक्षण किया। यह हवा से प्रक्षेपित किए जाने वाला 1000 किलोग्राम श्रेणी का ग्लाइड बम है। हाल ही में DRDO ने स्वदेश निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPA-TGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह कंधे से लॉन्च की जाने वाली पोर्टेबल मिसाइल प्रणाली है। इसे विशेष रूप से दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने फॉरएवर केमिकल्स की उत्पत्ति और गंतव्य का पता लगाने के तरीकों की खोज की है। फॉरएवर केमिकल्स का वैज्ञानिक नाम पेर एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंस PFAS है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने जियो पारसी योजना पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल से पारसियों को ऑनलाइन आवेदन करने, आवेदन की स्थिति की जांच करने और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से ऑनलाइन वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।